दिव्या आर्यन जब दो अनजानी राहों में मिले, धोखा खा चुके हमराही। अलग अलग हालात में धोखा खाए दो प्रेमराही परिस्थितिवश मिले और एक दूसरे को अपनी अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। लेकिन क्या वे विश्वास कर सके? शक नहीं कर रहे थे। पता नहीं बस और गाड़ियों में रात में भी एस बड़ी ई क्यों चलाया जाता है? माना कि गर्मी से निजात पाने के लिए एसी का चलाया जाना जरूरी है, पर तब क्यों जब ज्यादा गर्मी न हो? बस की खिड़की से बाहर देखती हुई दिव्या सोच रही थी। मन नहीं माना तो उसने खिड़की को जरा सा खिसका भर दिया। एक हवा का झोंका आया और दिव्या की जुल्फों से अटखेलियां करते हुए गुजर गया। कोई टोक न दे, इसलिए धीरे से खिड़की को वापस बंद कर दिया दिव्या ने। दिव्या जो आज अपने कस्बे लालपुर से शहर को जा रही थी, वहाँ उसे कुछ दिन रुकना था। उसने शहर के एक होटल में एक सिंगल रूम की बुकिंग पहले से ही करा रखी थी। छर्रा छर्रा की आवाज के साथ बस रुकी। दिव्या ने बाहर की ओर देखा तो पाया कि पुलिस चेक है। शायद स्वतंत्रता दिवस करीब है, इसीलिए पुलिस वाले हर बस को रोककर गहन तलाशी करते हैं। हर एक व्यक्ति की तलाशी और आईडी चेक होती है। पुलिस की चेकिंग के बाद बस आगे बढ़ी। अब भी आधा सफर बाकी था। अब तो लगता है मुझे पहुंचने में काफी रात हो जाएगी। तब बस स्टैंड से होटल तक जाने में परेशानी होगी, दिव्या सोच रही थी। ऐसा हुआ भी। बस को शहर पहुंचने में काफी रात हो गई। दिव्या ने अपना सामान उठाया और किसी रिक्शे या कैब वाले को देखने लगी। कई ऑटो रिक्शे वाले खड़े थे, पर उनमें से कुछ ने होटल तक जाने से मना कर दिया तो कुछ ऑटो में ही सो रहे थे, जबकि कुछ में ड्राइवर थे ही नहीं। परेशान हो उठी दिव्या, अगर कोई सवारी नहीं मिली तो मैं होटल कैसे जाऊंगी और बाकी की रात यहाँ कैसे बिताऊंगी? तभी उसकी नजर कोने में खड़े एक ऑटो पर पड़ी। दिव्या उसकी तरफ गई तो देखा कि ड्राइवर उसके अंदर बैठे हुआ सो रहा है। ए ऑटो वाले, खाली हो, होटल रीगल तक चलोगे? दिव्या का स्वर पता नहीं क्यों तेज हो गया था। उसकी आवाज सुनकर वो उठ गया और इधर उधर देखने लगा। जी, वो आखिरी बस आ गई क्या? मैं जरा सो गया था। हाँ बताइए मैडम, कहाँ जाना है? होटल रीगल जाना है मुझे, दिव्या बोली थी। हाँ जी बैठिए, कहकर उसने ऑटो स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। होटल रीगल यहाँ से कितनी दूर होगा? दिव्या ने पूछा। वह मैडम, कुछ नहीं तो 16 किलोमीटर तो पड़ ही जाएगा। बात ऐसी है न मैडम कि यह बस स्टैंड शहर के काफी बाहर और सुनसान जगह पर बनवा दिया गया है, इसीलिए यहाँ से हर चीज दूर पड़ती है। पर आप घबराए मत, हम अभी पहुँचाए देते हैं, ऑटो वाले ने जवाब दिया। ऑटो वाले का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर उसके कान में एक चेन में पिरोया हुआ कोई बुंदा पहना हुआ था, जो बार बार बाहर की चमक पड़ने पर रोशनी बिखेर देता था। उस चमक से बार बार दिव्या का ध्यान ऑटो वाले के कानों पर चला जाता। अचानक से ऑटो के अंदर रोशनी सी भर गई। ऑटो वाले और दिव्या दोनों का ध्यान उस रोशनी पर गया। 4 लड़के थे जो अपनी बाइक की हेडलाइट को जानबूझकर ऑटो के अंदर तक पहुंचा रहे थे। इनको भी कहीं जाना होगा, ऐसा सोचकर दिव्या ने अपना ध्यान वहां से हटा लिया, पर ऑटो वाले की आंखें लगातार पीछे आने वाली बाइकों पर थी और वह उन लोगों की नीयत भांप चुका था। अचानक से ऑटो वाले ने अपनी गति बढ़ा दी जितनी बढ़ा सकता था और ऑटो को मुख्य सड़क से हटाकर किसी और सड़क पर चलाने लगा। क्या हुआ? ये तुम इतनी तेज क्यों चला रहे हो और ऑटो को किस दिशा में ले जा रहे हो? बात क्या है आखिर? दिव्या ने कई सवाल दाग दिए। जी कुछ नहीं मैडम, आप डरिए नहीं। दरअसल इस शहर में कुछ भेड़िए इंसानी भेष में रोज रात को लड़कियों का मांस नोचने के लिए निकल पड़ते हैं और आज इन लोगों ने आपको अकेले देख लिया है। पर आप घबराए नहीं, मैं इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने दूंगा। आंखों को रास्ते और साइड मिरर पर जमाए हुए ऑटो वाला बोल रहा था। पीछे आती हुई बाइकों ने अपनी गति और बढ़ा दी और वे ऑटो के बराबर में आने लगे। ऑटो वाले ने अचानक ऑटो को एक दिशा में लहरा दिया और ऑटो के लहराने से बाइक वाला संभल नहीं पाया और बाइक कंट्रोल से बाहर हो गई और वह लहराता हुआ गिर गया। अपने साथी को गिरा देखकर दूसरा गुस्से में भर गया और बाइक चलाते हुए अंदर बैठी दिव्या के बराबर हाथ पहुंचाया। तुरंत ही दिव्या ने अपने साथ में लाए हुए लेडीज छाते का एक जोरदार वार उसके हेलमेट पर कर दिया। इस अप्रत्याशित वार से वह भी बाइक समेत गिर गया।
अपने दो साथियों के चोटिल होने के बाद बाकी के दोनों सवारों का हौसला टूट गया। उन दोनों ने पीछे आना छोड़कर अपनी बाइकों को मोड़ लिया। उन गुंडों से पीछा छुड़ाने के चक्कर में ऑटो मुख्य सड़क से भटक कर पास में छोटी सड़क पर चलने लगा था और ऑटो वाला ड्राइवर बगैर इस बात का ध्यान करे ऑटो भगाता जा रहा था। और अब जब उसे इस बात का भान हुआ तब तक ऑटो शहर के किसी दूसरे हिस्से में आ गया था। वहाँ चारों ओर घुप्पा अंधेरा था। बस जितनी दूर ऑटो की रोशनी जाती उतना ही रास्ता दिखाई दे रहा था। ऑटो चला जा रहा था। तभी अचानक ऑटो से खटाक की आवाज आई और ऑटो रुक गया। ऑटो ड्राइवर को जितनी तकनीक मालूम थी वह सब कुछ अपना लिया, पर कुछ न हो सका। मैडम, अफसोस की बात है, हम शहर के किसी बाहरी हिस्से में आ गए हैं और वापसी का कोई उपाय नहीं है। अब हमें रात यही कहीं काटनी होगी। क्या मतलब? यहाँ कहाँ और कैसे? अब क्या करें मैडम, मजबूरी है, ऑटो वाला युवक बोला। फिर कहने लगा, वो सामने आसमान में ऊंचाई पर एक लाल बल्ब चमक रहा है, वहाँ चलते हैं। जरूर वहाँ हमें सिर छिपाने लायक जगह मिल जाएगी। अपनी उंगली दिखाते हुए उसने कहा और एक झटके से दिव्या का बैग उठा लिया और तेजी से चल पड़ा। उसका अंदाजा सही था। यह एक निर्माणाधीन बहुमंजिली इमारत थी, जिसके एक हिस्से में कुछ मजदूर सो रहे थे और बाकी की इमारत खाली थी। दोनों चलते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर पहुँचे और एक कोने में सामान रख दिया। ये सब दिव्या को बड़ा अजीब लग रहा था और वह ये भी सोच रही थी, एक अजनबी के साथ वो इतनी देर से है, फिर भी उसे कोई असुरक्षा का भाव क्यों नहीं आ रहा है। इधर आ जाए, हवा अच्छी आ रही है, युवक ने बालकनी में आवाज देते हुए कहा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अचानक से दिव्या ने पूछा। जज जी, मेरा नाम आर्यन है, युवक ने थोड़ा झिझकते हुए उत्तर दिया। भाई वाह, क्या नाम है? वेरी गुड, दिव्या ने अपने पर्स में रखे हुए बिस्कुट निकालकर आर्यन की ओर बढ़ाते हुए कहा। जी मैडम, बात ऐसी है कि मेरी माँ शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन थी और जब मोहब्बतें फिल्म रिलीज हुई ना, तब मैं उसके पेट में था और तभी उसने सोच लिया था कि अगर बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम आर्यन रखेगी। आर्यन की सरल बातें सुनकर बिना मुस्कुराए न रह सकी दिव्या। पानी पीते हुए घड़ी पर निगाह डाली तो अभी रात का 2 बज रहा था। अभी तो पूरी रात यहीं काटनी है, इस गरज से दिव्या ने बातचीत जारी रखी। दिखने में तो खूबसूरत लगते हो और पढ़े लिखे भी, फिर ये ऑटो चलाने की जगह कोई नौकरी क्यों नहीं करते? दिव्या ने पूछा। मैडम, मैंने एमए किया है, वो भी इंग्लिश में, पर आजकल इस पढ़ाई से कुछ नहीं होता। या तो बहुत बड़ी डिग्री हो या फिर किसी की सिफारिश, और अपने पास दोनों ही नहीं। मरता क्या ना करता, इसलिए ऑटो लाने लगा। मोहब्बतें, तो कुछ अपनी मोहब्बत के बारे में भी बताओ। किसी लड़की से प्यार व्यार भी हुआ है या फिर? दिव्या ने पूछा। उसकी इस बात पर पहले तो आर्यन कुछ शर्मा सा गया, फिर उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। बोला, हाँ मैडम, मुझे भी प्यार हुआ तो था, पर अफसोस की लड़की ने धोखा दे दिया। एक दिन मैं ऑटो लेकर घर वापस जा रहा था, तभी सड़क के किनारे मैंने देखा कि एक लड़का पड़ा हुआ है। उसके सिर से खून बह रहा है और भीड़ मोबाइल से वीडियो बना रही है। कोई उस लड़के को अस्पताल लेकर नहीं जा रहा। उस लड़के के साथ एक बदहवास सी लड़की भी थी। मुझे उन दोनों पर दया आई और इंसानियत के नाते मैंने उन दोनों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उस लड़के को जब खून की जरूरत पड़ी तो उस लड़की ने मुझसे मदद मांगी। मुझसे कहा कि वह लड़का उसका भाई है और खून का इंतजाम करना है। मैं क्या करता, मैंने अपना खून उस लड़के को दिया और उसकी जान बचाई। उस लड़की ने मुझे शुक्रिया कहा और बदले में मेरे को अपने घर का पता व अपना मोबाइल नंबर दिया, साथ ही मेरा नंबर लिया भी। और फिर रोज सुबह ही उस लड़की का व्हाट्सएप पर मैसेज आता और चैटिंग भी करती। वो मुझसे पूछती कि वो उसे कैसी लगती है और इसी तरह की कई दूसरी बातें भी पूछती थी। एक दिन मेरे मोबाइल पर उसी लड़की का फोन आया और उसने मुझे अपने घर पर बुलाया। मैं उससे मिलने के लिए आतुर था, इसलिए तैयार होकर उसके घर पहुंच गया। पता नहीं क्यों मुझे लगने लगा था कि वो लड़की मुझसे प्यार करने लगी है, इसलिए मैं उसके लिए एक लाल गुलाब भी लेकर गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो उसने मेरा खूब स्वागत भी किया।
उसके घर में सिर्फ उसकी माँ ही रहती थी, पर उस दिन वह कहीं गई हुई थी। जब मैंने उस लड़की से पूछा कि उसका वह भाई कहाँ है, तो उसने बताया कि वह भी माँ के साथ ही कहीं गया है। अकेलापन देखकर मैंने उस लड़की को शादी का प्रस्ताव दे डाला। अभी तक उस लड़की ने मेरा नाम नहीं पूछा था। नाम पूछने पर जब मैंने उसे अपना नाम आर्यन डिसूजा बताया, तब उसने मेरे ईसाई होने पर सवाल खड़ा कर दिया और निराश होकर कहने लगी, मुझे भूल जाओ, मैं शादी तुमसे नहीं कर सकती क्योंकि मेरी माँ और पापा कट्टर हिंदू हैं। वे किसी गैर धर्म वाले लड़के से मेरी शादी नहीं करेंगे। हालांकि उसके भाई को खून देने को लेकर किसी को कोई एतराज नहीं था, पर शादी की बात आते ही जाति धर्म सब आ गया। बस मैडम, मेरी पहली और आखिरी कहानी यही थी। ये कहकर आर्यन चुप हो गया। काफी अजीब कहानी है तुम्हारे प्यार की, पर है बहुत ही इमोशनल और नई सी। इस पर कोई फिल्म वाला एक फिल्म बना सकता है, दिव्या ने हंसते हुए कहा। हाँ जी, हो सकता है, पर आपने कुछ अपने बारे में नहीं बताया, मसलन आपके माँ बाप। आर्यन भी दिव्या की प्रेम कथा ही जानना चाहता था, पर वो बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए माँ बाप का नाम ले लिया। मेरे बाप एक फार्मा कंपनी में काम करते थे। उनका सेल्स का काम था, तो अक्सर घर के बाहर रहते। घर में सब कुछ था, ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं। जब वे घर आते तो हम सबको खूब समय और तोहफे भी देते। कहते कहते चुप हो गई दिव्या। जी, और आपकी माँ, अब उसके बारे में क्या बताऊं? उसका पेट हर तरह से भरा हुआ था, रुपए से, पैसे से। पर कुछ औरतों को अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए रोज एक नया मर्द चाहिए होता है न, कुछ ऐसी ही थी मेरी माँ। वो कहीं भी जाती तो अपने लिए गुर्गा तलाश ही लेती और उसे अपना फोन नंबर दे देती, और जब वह आदमी घर तक आ जाता तो मुझे किसी बहाने से घर के बाहर भेज देती और उस आदमी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाती। धीरे धीरे उसकी बेशर्मी इतनी बढ़ गई थी कि वो मेरे सामने ही किसी भी गैर मर्द के साथ प्रेम की अटखेलियां करने लगती। उसकी ये हरकतें पापा को पता चली तो उन्होंने तुरंत ही उसे तलाक दे दिया और मुझे माँ के पास ही छोड़ दिया। तलाक के बाद माँ को संभल जाना चाहिए था, पर वह और भी निरंकुश हो गई। अब तो आदमी आते और घर पर ही पड़े रहते, बल्कि आदमी लोग शिफ्टों में आने लगे थे और मेरी माँ जी भर सेक्स का मजा लेती थी। माँ की हरकतें देखकर मैंने अपने घर की छत पर जाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, पर तभी मेरे पड़ोस में रहने वाले लड़के ने अपनी जान पर खेलते हुए मेरी जान बचाई। मुझे किसी का सहारा चाहिए था। मैं उस लड़के के कंधे पर सिर रखकर खूब रोई। मैं सिसकियों में बंद सी गई थी। उस लड़के ने मुझे ऐसे वक्त में सहारा दिया कि मुझे उससे प्यार हो जाना स्वाभाविक ही था। प्यार तो उसको भी मुझसे हो गया था, पर हमारी शादी के बीच मेरी माँ का दुष्चरित्र आ गया और उस लड़के ने मुझसे साफ कह दिया कि उसके माँ बाप किसी ऐसी लड़की से उसकी शादी नहीं कराना चाहते जिसकी तलाकशुदा माँ कई मर्दों से संबंध रखती हो। इतना कहकर चुप हो गई थी दिव्या। दोनों चुप थे। रात का सन्नाटा भी बखूबी उनका साथ दे रहा था। हवा आकर अब भी कभी भी दिव्या की जुल्फों को उड़ा दे रही थी, जिन्हें वो परेशान होकर बार बार संभालती थी। पर मैडम, मेरी कहानी कुछ नई लग सकती है आपको, पर आपकी कहानी में तो दर्द के अलावा कुछ नहीं है, पास में बैठे हुए आर्यन ने कहा। प्रत्युत्तर में कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक छोटी सी सिसकी ही आई जिसे चाह कर भी दिव्या छिपा न सकी थी। क्या तुम रो रही हो? आर्यन ने पूछा। बिना कोई उत्तर दिए ही आर्यन के सीने से लिपट गई दिव्या। रोती रही। शायद बचपन से लेकर अब तक कोई कंधा नहीं नसीब हुआ था उसे जिस पर वह सिर रख सके। रोती रही वह जब तक उसका मन हल्का नहीं हो गया, और आर्यन ने भी अपनी मजबूत बाहों का घेरा दिव्या के गिर्द डाल दिया था और दिव्या के माथे पर चुंबन अंकित कर दिया। वो खामोश इमारत अब उनके मिलन की गवाह बन रही थी। सूरज की पहली किरण फूटी, पर वे दोनों अब भी किसी लता की तरह एक दूसरे से लिपटे हुए थे। तभी दूर से एक दुग्ध वाहन आता हुआ दिखाई दिया। दिव्या ने आर्यन का हाथ पकड़ा और आर्यन ने बैग उठाया और दोनों ने दौड़कर उस वाहन में लिफ्ट मांगी। हम कहाँ जा रहे हैं? और मेरा ऑटो तो वहीं रह गया मैडम, आर्यन ने पूछा। अगर तुम्हें कोई और काम मिले तो क्या तुम करोगे? दिव्या ने आर्यन की आंखों में झांकते हुए कहा। हाँ मैडम, क्यों नहीं करूँगा, पर हो सकता है
तुम्हें उम्र भर मेरा साथ देना पड़े। हाँ, पर तुम्हें साथ देना होगा तो ही करूँगा मैडम। मैडम नहीं, दिव्या नाम है मेरा, दिव्या ने कहा। बदले में आर्यन सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। शहर आ गया था। दोनों पूछते पाछते होटल रीगल पहुंच गए। रिसेप्शन पर जाकर दिव्या ने मैनेजर से कहा, जी मैंने अपने लिए एक सिंगल बेडरूम बुक कराया था। मुझे आने में देर हो गई, पर अब मुझे सिंगल नहीं बल्कि डबल बेडरूम चाहिए। जी मैडम, किस नाम से रूम बुक था? मैनेजर ने पूछा। मेरा कमरा दिव्या नाम से बुक था, पर अब आप रजिस्टर में मेरे पति आर्यन डिसूजा और दिव्या डिसूजा का नाम लिख सकते हैं। दिव्या ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।